ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। पत्रकारिता एक जुनून है और चित्रकूट जनपद जो बुंदेलखंड का आकांक्षी जनपद है, यहाँ पर चुनौती भी है। तमाम तरह की समस्याएं आती हैं पत्रकारिता को करने में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पत्रकार की जो चित्रकूट का चर्चित चेहरा है। चित्रकूट के चर्चित पत्रकारों में से एक अनुज हनुमत मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने पत्रकारिता की राह कैसे पकड़ी। अनुज जी, आपका बुंदेल भास्कर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका और बुंदेल भास्कर के सभी दर्शकों का। एक लड़का जो बुंदेलखंड के मानिकपुर क्षेत्र से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाता है, इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे महानगर में, और पूरब के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद में जाने के बाद क्या सपने लेके जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब हमने पढ़ाई की तो मेरा जो झुकाव था वो इतिहास की तरफ था, क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और एएच हॉस्टल में रहने के दौरान ये पता लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आप आईपीएस आईएएस बनेंगे। हमारा हॉस्टल आईएएस फैक्ट्री भी था, आईएएस आईपीएस की। लेकिन एलआर सर की मैंने क्लास ली थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि वो ओडिशा हमारे यहाँ एक कल्चर इवेंट होता था जो कि बहुत फेमस इवेंट था, वहाँ पर आकर उन्होंने कहा था कि म्यूरियंस को, क्योंकि हमारे यहाँ की म्यूर ट्रेडिशन थी, तो उन्होंने कहा म्यूरियंस को ज़रूरी नहीं कि वो नौकरशाही में ही जाएँ, जितनी भी विधाएँ हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, अन्यत्र भी जा सकते हैं। वो एक बात मेरे को पिंच कर गई, हमेशा रही कि हाँ ये ठीक है। और एक स्थायित्व तो पढ़ाई में उस तरीके का नहीं था कि हम 18-18 20-20 घंटे पढ़ाई कर पाएँ। तो हमेशा ये रहा है कि हमें अपना काम पूरा करना है और जिद और जुनून के साथ। तो वहीं से एक व्यू बदला। और इसके बाद जब एमए में एडमिशन लेने की बारी आई तो पॉलिटिकल साइंस में भी मेरा हो गया था, मास कम्युनिकेशन की पीजी में भी हो गया था। 2-3 नंबरों से एंशिएंट हिस्ट्री रह गया था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुख ना करके मास कम्युनिकेशन से मैंने पीजी की। वो एक बदलाव का दौर था। इन दोनों विषयों से ज़्यादा रुचि इतिहास में थी या इन दोनों में से कोई एक था? हाँ, इतिहास में रुचि मेरे ब्लड में, ऐसा कुछ मुझे महसूस होता था हमेशा से कि जब भी मैं पढ़ता था पुराने इतिहास को, कल्चर को, या ये पढ़ता था कि पुराने समय के मानव कैसे होते थे, तो एक सिहरन पैदा होती थी। ऐसा लगता था कि हाँ ये जानने योग्य बातें हैं, और वो बातें ऐसी हैं जो किताबों में सिर्फ शब्दों में हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि पुराने लोग कैसे रहे होंगे, उनकी भाव भंगिमाएँ कैसी रही होंगी, उनका मॉडल कैसा रहा होगा कम्युनिकेशन। आप उनको देखना चाहते थे नज़दीक से। बिल्कुल, मन में तमाम सवाल आते रहे होंगे। बिल्कुल, ये सवाल थे, और मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि हम इन लोगों तक, अपने पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये एक समय की यात्रा है, और मुझे लग रहा है कि पत्रकारिता के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का मुझे मौका मिला है कि मैं उनके भाव को समझ सकूँ, कैसे थे उनके भाव, कौन थे वो लोग। आपने मास कम्युनिकेशन चुना, हिस्ट्री में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, कितना दुख हुआ था? दुख काफ़ी हुआ था, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट मेरे भावनाओं से जुड़ा हुआ था। क्योंकि पढ़ाई के दौरान एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हम लोग जीने लगे थे। मतलब ऐसा लगता था कि हिस्ट्री का वो पार्ट जो प्री हिस्टोरिकल है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, मेडुअल हिस्ट्री और जो नया इतिहास है उसको जानने की तरफ तो लोगों का बहुत आकर्षण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप से जुड़ा होगा नया इतिहास, और आपके ठीक 1-2 पीढ़ी पहले से आपका मेडुअल इतिहास जुड़ा होगा। लेकिन ये एक ऐसा इतिहास था जिसमें आने वाले कई पीढ़ियों तक कोई ज्ञान नहीं है, कौन कैसा था, क्या हुआ, सोने की चिड़िया कब था भारत, उसके पहले भारत कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। और मेरा जो इंटरेस्ट रहा वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी 10-20 हज़ार साल पहले के इतिहास पे रहा, कि पहले का मानव कैसा था। और यकीन मानिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि वो मानव तब भी सबसे ज़्यादा विकसित था, सबसे ज़्यादा समझदार था। इवन उसके पास इतना ज़्यादा साइंस नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसी रचनाएं थी, ऐसी पकड़ थी अपने कॉन्फिडेंस पर, कि उसके मॉडल को आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। आपने कहा कि उस समय उसके पास साइंस नहीं थी, यानी कि आज हजारों वर्ष जो पूर्व मानव था उसके पास विज्ञान नहीं थी, तकनीक नहीं थी। आज तकनीक आ गई है, विज्ञान हर मानव के पास पहुंच गई है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या विज्ञान इतिहास के लिए हानिकारक साबित हो रहा है? इतिहास को जानने का एक माध्यम हो सकता है विज्ञान, क्योंकि जैसे आप पुरानी भाषाओं को डिकोड करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सी लिपि कब की है।
आप जब रामचरितमानस को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत सारे शब्दों में अंतर समझ में आता है, आज के शब्द नहीं हैं, और वो जबकि 400-500 साल की बात है, और हम जो बात कर रहे हैं वो ईसा पूर्व से 10-20 हज़ार साल पहले की है। और वो कोड जो रॉक पेंटिंग्स के रूप में है, जो कम्युनिकेशन मॉडल एक शिलापट चट्टान पे बना के वो चले गए, वो जो देखते थे वही बनाते थे। उनका डायग्राम आप देखेंगे कि हाथ से खींची एक सीधी लकीर इतनी सटीक होती है, उसका पूरा डायग्राम चित्र बनाना, हाथी बनाना, घोड़े बनाना या कोई भी चीज़ बना देना, आज का मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम किसी भी मुझे लग रहा है आर्किटेक्ट को कह दें या किसी बीएफए वाले को कह दें या कोई आर्ट बनाता हो, हम कहते हैं कि भाई डायरेक्ट जाके चट्टान पे आप एक चित्र बना दो, कितना कठिन होगा आप खुद सोचिए। मतलब साफ है कि लिखना आपके जिंदा होने का प्रमाण है। जब आप लिखते हैं तो आने वाली पीढ़ी यह जानती है कि हाँ, मेरा पूर्वज कोई जिंदा था। कोई किताब लिखकर भी कई सालों तक जिंदा रहता है। आप मास कम्युनिकेशन किए, एक अच्छा विश्वविद्यालय था और उस संस्था से किए जिसकी चर्चा पूरे भारत में होती है। उसके बाद आपने चित्रकूट क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि नौकरी की तलाश में दूर दराज जाते हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाते हैं, आपने चित्रकूट का चुनाव क्यों किया? चित्रकूट का चुनाव मुझे लग रहा है कि जब मैं ये बात अभी बताने जा रहा हूँ तो एक भाव जागृत होता है, वो भाव है संघर्ष का। जब आप अपनी माटी में पैदा होते हैं तो एक भाव आप हमेशा लेके चलते हैं साथ में, चाहे वो हॉस्टल में रहें, विश्वविद्यालय में रहें, वो होता है अपने यहाँ की समस्याएं। आप कैसे उस माटी में पल भर के बड़े हुए हैं, समस्याओं को आपने देखा है। मेरे साथ एक चीज़ रही है कि 50 डिग्री का टेम्परेचर, 45 से 50 डिग्री की टेम्परेचर में हमने हमेशा समस्याएं देखी हैं। और सबसे पहली मुझे स्टोरी अपने मतलब कोर्स के दौरान किया था, जब मैं आके खंडे मैंने की थी। तालाब था, तालाब में कमल की जो जड़ें हैं उसे लोग खाते हैं आज भी, और उसका व्यापार भी अच्छा खासा करते हैं ग्रामीण इलाकों में, बहुत कम लोगों को पता भी रहता था। तो मैं अपने सर के साथ आया था, प्रोफेसर थे सुनील उमराव सर, वो स्टोरी भी कर रहे थे, तो हमने उसको कवर किया था। वहाँ से स्टोरी कवर करते करते कब मैं बुंदेलखंड के 2 चक्कर लगा चुका मुझे नहीं पता लग पाया। मतलब 2-3 साल के अंदर ही बुंदेलखंड के हर जिले, इवन मतलब चंदेरी तक मैं गया। चंदेरी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ललितपुर, महोबा, कई ऐसे इलाके रहे, बुंदेलखंड को जानने का मौका मिला। तो ये मैं कहूँगा कि जब आप पत्रकारिता को पैशन बना लेते हैं तो आपको नहीं होश रहता कि अब आप पीएचडी कर लें, आपको ये लगता है कि यही मेरी पीएचडी जो मेरा काम है। तो चित्रकूट से जुड़ने का एक कारण और भी रहा कि एक कर्ज है जो चुकता करने का मन हमेशा करता है। हमेशा ही करता है कि अगर मैं 50,000 रुपये महीने भी कमाऊंगा शहर में तो बहुत सारा अमाउंट ऐसा है जो मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। अमाउंट का मतलब भावनाओं से भी है, और अमाउंट का मतलब ऐसे चीज़ों के माध्यम से लोगों की समस्याएं हल। हाँ, हमेशा से रहा है कि मैं नेतृत्व करूँ समाज का। लेकिन मैं मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि नेतृत्व की बात आपने की, एक बात ध्यान में आ गई मन में कि नेतृत्व क्या राजनीति में भी आना चाहते हैं या? राजनीति से मना कौन कर सकता है? जब हम राजनीति को कवर करते हैं तो इससे कोई मना ही नहीं है। राजनीति में कहने वाला व्यक्ति कि हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्योंकि घर में एक जब चम्मच गिरता है आपकी थाली से, उसको उठाने से ले करके और जब आप ख़त्म होते हैं उस दौर तक की राजनीति होती है। मतलब हर लोग चाहते हैं, बस छुपाते हैं कि नहीं आना चाहिए। हाँ, छुपाना नहीं चाहिए कभी। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं सबसे पहले मुझे बताने में गुरेज भी नहीं है, किसी को कोई फर्क पड़े, मेरी प्रोफाइल में आज भी पड़ा हुआ है। मोदी जी के लिए बहुत संघर्ष किया था मैंने। 2014 में जब वो आए थे तो 2-3 साल नरेंद्र मोदी आर्मी एक संगठन था जिसमें मैं प्रदेश सचिव था। बहुत कम लोगों को पता है कि उस आइडियोलॉजी से मैं जुड़ा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई परिवर्तन कर सकता है। हम उसके लिए हमने खून बहाया, पसीना बहाया, उस फाइल को बंद करके मैंने रख दिया। मैं चला गया अपना ग्रेजुएशन करने। मतलब उस दौर में, जिस दौर में लोग डरते थे कि वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चेबंदी करें, हम लोगों ने पुतला फूंका है। उस दौरान कोई युवा मोर्चा का व्यक्ति नहीं था, कोई भाजपा का नहीं था। जनपद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मैंने उस फाइल को अपनी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर लीडिंग पावर था। मुझे चेक करना था। मैंने उसको चेक किया, मुझे लगा कि हाँ, मैं लोगों की अगुवाई कर सकता हूँ समस्याओं के लिए। फिर मुझे लगा कि मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और राजनीति में कोई मेरा बैकबोन नहीं है, कोई मेरा भीष्म पीछे नहीं है, तो मैं पढ़ाई के द्वारा क्यों ना समाज को परिवर्तित करूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई की। मास कम्युनिकेशन करने के पीछे ये भी एक कारण था कि इस माध्यम से आप फ्री होते हैं लोगों की समस्याओं के लिए। आप नेताओं से बड़ा रोल अख्तियार कर सकते हैं। जहाँ विषय में, सब्जेक्ट में कोई हीरो भी नहीं होगा, वहाँ पे आप हीरो बन सकते हैं लोगों का काम करके। तो मुझे लगता है इससे बड़े ब्लेसिंग्स, इससे बड़े
काम नहीं हो सकते हैं। एक पत्रकार को आप सिर्फ समस्याओं के रखने का माध्यम मानते हैं, बट वो पत्रकार का निजी जीवन जो होता है बहुत संघर्षमय होता है, मतलब उसको शब्दों में नहीं बयां किया सकता। आप चित्रकूट आए पत्रकारिता करने, तो चित्रकूट में क्या पत्रकारों की कमी थी? नेताओं की आपने बात किया कि मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, हालांकि नेतृत्व क्षमता सबके अंदर नहीं होती, करना सब चाहते हैं। बशर्ते चित्रकूट के नेताओं में कहाँ ऐसी कमी रही कि जो चित्रकूट के विकास करने की में पीछे छूट गए? सबसे पहले तो चित्रकूट के नेताओं में कोई कमी नहीं है। चित्रकूट के नेता बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन बस एक सबसे बड़ी कमी है कि उनके अंदर विज़न नहीं है कुछ करने का। उनके अंदर क्या रहता है? अपना विकास करना है। उनके अंदर रहता है कि किसी नेता को हम नीचा दिखा दें। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक कूपमंडूक होते हैं, मतलब छोटे से ज़िले में रह के आप ना तो नेतागिरी सीख सकते हैं, ना तो पत्रकारिता सीख सकते हैं। बाहर जब मैंने पढ़ाई की, लखनऊ दिल्ली में मैं रहा पत्रकारिता में, वहाँ पुश किया जाता था। जब आप कोई अच्छी स्टोरी करते हैं तो आपका कंपटीटर भी आपको कहता है कि वेल डन। तो वो जो एक वर्ड होता है वो चित्रकूट में नहीं है। यहाँ टांग खींचने का पैटर्न है। आप अच्छा काम करेंगे, इसको घेरो। 4 लोग मठाधीश बन के एक ऑफिस में एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे इसको गिरा दिया जाए, उससे आगे निकला जा रहा है। निकला जाए। अब कारण ये है कि आप तो मठाधीश हैं, आप तो वहीं पे हैं जहाँ धंसे हुए वहीं धंसे रहेंगे। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप 20-25 सालों से आपको कोई जानता नहीं है, आप ब्यूरो चीफ बने बैठे हैं। ऐसे लोग, ऐसे मठाधीश जो ब्यूरो चीफ बने 20-20 सालों से बाईलाइन खबर लिख रहे हैं, उनको बाईलाइन कोई जानने वाला नहीं है। उनको पहले ये सोचना चाहिए कि मठाधीशी करने से पहले गाँव-गाँव चले जाओ। और हमारे और आपके साथ क्या समस्या है प्रकाश जी, कि हम लोग खबरों के साथ लोगों के बीच बैठना जानते हैं कि आपकी खबर है, हम आपके पास पहुंचेंगे। मुझे आज भी याद है कि जंगलों में कोई ऐसा कोना नहीं रहा होगा जहां हम ना गए हों। इसमें ये नहीं था कि कोई, हाँ, जिद क्या थी? अपना तेल खर्च करना है, लोगों की समस्याएं रखनी है। पिताजी माताजी ये कहते थे कि किसी की आह कभी मत लेना, किसी के पेट में कभी लात मत मारना। तो ये सब चीज़ें रही हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के नेताओं में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि दूरदृष्टा नहीं है। मंदाकिनी का पुल छोटा सा है यहाँ पे चित्रकूट में, किसी को ये नहीं पता है कि ये पुल अगर थोड़ा सा पुराना, मतलब काफ़ी पुराना ही है, अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो दूसरा विकल्प क्या है? रिंग रोड कभी आप तलाश नहीं पाए, कोई बाईपास नहीं दे पाए, आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कभी आप कोई बड़ी चीज़ नहीं दे पाए कि कोई बड़ा अस्पताल, या आपके पास है भी तो आप उसको रिफर सेंटर बनने से बचा लें। आप ये नहीं समझ पाए कि आपका विकास तभी दिखेगा जब आप जिले का विकास कर देंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे नेता यहाँ पे जिनके बहुत सारे ट्रक हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन आपको कौन पूछेगा? जब आप लोगों को मजबूत करोगे, स्वास्थ्य, जो रोजगार है, जो शिक्षा है, अगर इस पे आप लोगों को मजबूत करोगे प्रकाश जी, तो मुझे लगता है तब हम कहेंगे कि आप नेता हो। तो हमारा जो जीवन है, व्यक्तिगत जो मेरा जीवन है, मैं मतलब ये मानता हूँ कि अगर आप धर्म के साथ चलेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और शायद यही कारण है कि कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिनमें धर्म ने मेरा साथ दिया, मैं कभी हिला नहीं अपने उससे। बात आती है चित्रकूट के विरासत की, चित्रकूट के इतिहास की। तमाम शैल चित्र आप खोजते रहते हैं, कई ऐसे जगह जाते हैं जो ऐतिहासिक स्थल हैं और संरक्षित इमारतें हैं, आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को बताते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं जानती है, वर्तमान पीढ़ी नहीं जानती है। बात आती है शैल चित्रों की। चित्रकूट में उनको संरक्षित क्यों करना चाहिए? आखिर आपका हालांकि विषय इतिहास रहा, लेकिन संरक्षण का जब विषय आता है कि संरक्षित क्यों करना चाहिए? शैल चित्र, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि शैल चित्र बहुत नया शब्द है। मतलब विदेशों में इसे रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। और आज भी भारत में शैल चित्रों को जानने वाले लोगों की संख्या 0.5% भी नहीं है। और इसकी कीमत क्या है, ये मुझे लग रहा है कि हम इक्का दुक्का लोग ही हैं जो जानते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। रॉक पेंटिंग, चित्रकूट कोई ऐसा शैल चित्र क्षेत्र जहाँ पर बहुतायत मात्रा में हो? मानिकपुर का क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और विंध्य की जो पर्वत श्रृंखलाएं रही हैं प्रकाश जी, वो बहुत समृद्ध हैं, मतलब ऐतिहासिक रूप से भी और पौराणिक रूप से भी, और जो और प्री हिस्टोरिकल चीज़ें, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर कहा जाए, विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं रही हैं। यहाँ पे मानिकपुर में जो मेरा गृह क्षेत्र भी है, यहाँ पे करपटिया, खम्भेश्वर और चूल्ही एक गांव है वहाँ पे। और इसके साथ साथ जब बेधक जाएंगे आप उस रास्ते में भी, और कई ऐसे वहाँ पे रास्ते हैं, जैसे बाड़ा बाबा है, बाड़ा बाबा भी एक रास्ता है। इन सभी स्थानों पर बहुतायत संख्या में रॉक पेंटिंग्स हैं। और शैल चित्रों में एक चीज़ समझने का प्रयास आप ये करिए कि जब आप की कोई भाषा ना हो,
आप हम बात कर रहे हैं, ये हमारी भाषा है, तो हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, सुनने वाला भी समझ रहा है। जब भाषा ना हो, आपको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, कोई किताब कॉपी ना हो, पेन ना हो, तो प्रकाश जी तब अंदाज़ा लगाइए कि एक दूसरे को लोग कैसे समझाते रहे होंगे। तो वो माध्यम था शैल चित्र। चट्टानों में गुफाओं के अंदर रहने वाला मनुष्य, जो कि पाषाण युग का समय था, हर चीज़ पत्थर की थी, हथियार अपनी भावनाओं को हाँ, चट्टानों पर कुरेदना हाँ, और उनसे लोगों को जैसे मान लीजिए कि हाथी के चित्र हैं, या हाथी को आप बहुत रिसेंटली अभी बहुत उस तरीके का समृद्ध चित्र है ये। मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई बैल का चित्र है, करपटिया के पास, खम्भेश्वर के पास एक चित्र है जो काफ़ी मतलब प्री हिस्टोरिकल चित्र है, और मुझे इसलिए खींचता है कि वो पूरे चित्रकूट के रॉक आर्ट का की अगुवाई करने वाला चित्र है। मैं आपको भी दूंगा, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लगाइएगा इस चित्र को। इस चित्र में एक जो मतलब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो लड़ाई लड़ रहा है, जो आखेट कर रहा है, आखेट करना ही समझिए, लड़ाई की भावना भी उस समय उतनी नहीं थी, उसके लिए रही हो, अपने खाने पीने के लिए तो अलग बात है, हाँ शिकार के लिए, लेकिन वो शिकारी था। वो बैल में बैठा हुआ है, और जो होल्ड करने का तरीका, यानी कि उसे पकड़ने का, कंट्रोल करने का तरीका उसी सींग थी। मतलब उस समय भी उनको नहीं पता था कि कैसे कंट्रोल करना है, तो डायरेक्ट सींग में एक हाथ है और दूसरे हाथ में भाला है, और भाले की जो नोक है पत्थर की है, और उसको होल्ड करके वो दौड़ते हुए जा रहा है। अब आप समझिए कि रनिंग इस आर्ट को बनाया है उन लोगों ने, और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समय में ऐसी चीज़ें होती थीं, और रॉक शेल्टर्स जो होते थे वो हमेशा पानी का नीचे स्थान, वो ऊपर सेफली रहते थे कि कोई व्यक्ति हम पे हमला न कर सके, हम लोगों पे नजर रख सके। ऐसी पुरानी बस्तियां, मैं इनको सबसे प्राचीन मानव बस्तियां कहता हूँ। आज हम कितनी वर्ष पुरानी होंगी लगभग? तकरीबन ईसा पूर्व से 30,000 तक साल तक की 30,000 वर्ष पुरानी तक जो है स्मृतियां अभी तक चित्रकूट में सुरक्षित हैं। सबसे पुरानी बस्तियां प्रकाश जी, और ये मुझे लग रहा है कि हम अंतिम पीढ़ी हैं जो हम इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जिस तरीके से खनन चल रहा है, विकास की जद्दोजहद, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, निसंदेह हम अपनी अगली पीढ़ी को ये दस्तावेज नहीं सौंप पाएंगे। अब कोई कहे इसकी कीमत क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पूर्वज जो 30,000 साल पहले के थे, उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं, और इससे ज़्यादा हमें हमसे कोई पूछे कि इसका क्या महत्व है। अनुज हनुमत इतिहास के लिए काम कर रहे हैं, चित्रकूट की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। आपने इन शैल चित्रों को सहेजने के लिए क्या प्रयास किया? हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। मतलब मैं बताऊं कि मैं जो मतलब प्रेरित रहा कुछ लोगों से, उनमें केसी श्रीवास्तव की किताब रही, जो हमारे काफ़ी फेमस किताब है एंशिएंट हिस्ट्री की। इसके बाद विजय कुमार सर जो आईपीएस थे, उन्होंने भी रॉक पेंटिंग्स में काफ़ी काम किया है। और इसके बाद अगर किसी ने मेरा दृष्टिकोण बदला है, तो वो सबसे ज़्यादा जिनका रोल था वो जो है डीपी दुबे सर का था। डीपी दुबे सर जो है प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, काफ़ी बड़ा नाम है। और उन्होंने मुझे मिलवाया था गिरिराज सर से, प्रोफेसर गिरिराज सर जो कि आगरा के हैं। उन्होंने रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राशि एक संस्था बनाई है। कई किताबें भी चलती हैं गिरिराज जी की? हाँ, गिरिराज जी कई किताबें चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई शोध हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समिट करते रहते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसी संस्था जो रॉक पेंटिंग के लिए काम कर रही है, उससे जुड़ने का मौका मिला, और इससे हमें एक विज़न मिला। विज़न ये मिला कि रॉक आर्ट को हम समझते थे प्रकाश जी की चट्टानों पे उकेरी गई कुछ जो है चित्र हैं, जो लाल रंग, गेरुए रंग से बने हैं, सफ़ेद से भी बने हैं। अभी मैं आगे आपको अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा कि चित्र रंग किसका रहा होगा, किस चीज़ की? अभी तक 30,000 वर्ष पुराना रंग अभी तक उस तरह यही चीज़ कह रहा हूँ मैं। चाहे मनुष्य की जो है स्वाभिमान का रंग हो, वो भी अपने आप ढल जाता है समय के साथ। मनुष्य में एक चीज़ बड़ी अच्छी बात है कि मनुष्य हर व्यक्ति हर चीज़ को मतलब अपने से ज़्यादा कभी सुंदर भी नहीं मानता। लेकिन ये कुछ ऐसे रंग हैं जिनको आज भी डिकोड नहीं कर पाए वैज्ञानिक, कि आखिर ये कौन से अमिट रंग थे, कैसे मिक्सचर करके बनाया गया कि चट्टान की लेयर को जैसे लेयर ने ग्रहण कर लिया हो किसी चीज़ को। मतलब आप एक समझने का प्रयास करिए कि जैसे आग के अंदर मैं हो जाऊँ, जैसे तुम में भी मैं हूँ, तो चट्टान कहती है कि तुम में भी मैं हूँ, मतलब वो चट्टान के अंदर है। चट्टान को जब आप तोड़ोगे तो वो टूटने के बाद खत्म होगा, और खत्म के बाद वहाँ दिखेगा नहीं कुछ, यानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। यानी ऐसी कौन सी मेथड थी, प्रणाली थी, जिसमें उन्होंने एब्जॉर्ब करा दिया और वो अमिट हो गई। और उसको सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस समय पानी से हो रहा है, पानी और काई लगने से। और बाकी तो आप समझिए कि एकदम अमिट है, उसी तरीका हुबहू है चित्र, और हज़ारों साल बाद भी उसी तरीके का है। तो ये मेरे लिए भी अभी तक बहुत कह सकते हैं कि बड़ा एक इस तरीके का प्रभाव है कि अभी तक हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। क्या कहा जाए कि जो अगर आपने जो रंगों की बात की, तो जो रंग तकनीकी को चुनौती दी है वर्तमान तकनीकी, तो क्या आधुनिक तकनीकी बेहतर थी या पुरानी तकनीकी? पुरानी तकनीक नो डाउट,
आपकी आधुनिक तकनीक में तो आप गुणा भाग करके इतने महान बनने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप चंद्रमा मंगल तक पहुंच गए हो, तो बहुत बड़ी गणित आपने सॉल्व कर ली है। लेकिन हमारे वेद पुराणों ने तो पहले ही सब चीज़ें कर दी थी। चाहे वो चाणक्य, वो आपके कौटिल्य रहे हों, आर्यभट्ट रहे हों, या कोई भी व्यक्ति ऐसे हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, मेरे कम संसाधनों में एक बेहतर परिणाम, बेहतर परिणाम। और मुझे लगता है कि इससे अंदाजा लगाइए कि 500 साल पहले का आपको भी नहीं पता कि क्या रही होगी स्थिति। ये उन 1000 साल पहले की बात है, जब हम लोग समृद्ध हुआ करते थे, और हमारी ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा समृद्धता दिखी है। तो बहुत अच्छा था हम लोगों का सनातन। अनुज हनुमत ने 5T का प्लान तैयार किया। क्या है 5T प्लान, जो चित्रकूट के लिए कहा जाए वरदान साबित होगा? दर्शकों को बताइए। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं पहले तो आपके प्लेटफॉर्म का कि आपने 5T का जिक्र किया। 5T की जो प्रेरणा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा किसी न किसी ऐसे टी की बात करते हैं, पी की, 5P, तो ऐसे करके हम प्रेरित हो गए। हमने कुछ ऐसा चर्चा टी पे होती है, जैसे चाय पे तो आप 5T पे चर्चा, तो 5T पे चर्चा हो गई। ये भी 5 तरह की अच्छी सी चाय ही है। एक समृद्ध थाली बनाने की कोशिश की है मैंने, और ये चाय जो 5 तरह की, वो चित्रकूट के लिए बेहतर साबित होगी। हाँ, बेहतर साबित होगी, और चित्रकूट के लिए इसलिए बेहतर साबित होगी क्योंकि जो 5T का प्लान है वो बहुत सुंदर सा प्लान है। मतलब ऐसा कि जैसे एक समृद्ध थाली में आप पनीर भी रख लें, आप जो है पौष्टिक और संपूर्ण थाली कहा जाए। पौष्टिक और संपूर्ण थाली हर व्यक्ति, समूह और हर तरह के व्यक्ति के लिए है टूरिज्म की ये जो मतलब जो प्लान है। इसमें 5T में हमने केंद्र में कामतानाथ जी को रखा है। कामतानाथ जी हमारे मतलब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, और चित्रकूट के एक मैसेज के तौर पे हैं कि चित्रकूट अगर है तो कामतानाथ जी हैं। नाम के अनुसार मतलब हिसाब है, जैसे कामता, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। तो उसमें हमने इसको रखा है, और हमने 5 तरह के टूरिज्म में इसको बांटा है, जिसमें टूरिज्म ऑफ एडवेंचर है, टूरिज्म ऑफ रिलीजन है, टूरिज्म ऑफ एनवायरनमेंट है, टूरिज्म ऑफ हिस्ट्री है, और सबसे अंतिम में टूरिज्म ऑफ कल्चर है। अब लोगों के चित्रकूट की संस्कृति, धार्मिक और कहा जाए कि नेचर, जो प्राकृतिक दृश्य उनको देख, इन सभी को हमने मिला के एक थाली में सजा दिया है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, गवर्नमेंट से हमें ये निवेदन है कि आप इसको स्वीकार करके फॉलो कराइए, जिससे कि अगर बच्चा है वो भी चित्रकूट आना चाहता है परिवार के साथ तो वो भी हाँ कर दे, बुजुर्ग है तो वो भी, अगर किशोरी है, किशोर है तो वो भी आए, और अगर महिला हैं तो उनको लगता है कि यार हम कैसे चित्रकूट जाएं, क्या करेंगे, तो हर तरह की चीज़ें इसमें हैं। तो हमने जो टूरिज्म कैसे आकर्षित करेगा लोगों को आपने बताया, मैं ये थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जो टूरिज्म ऑफ एडवेंचर है उसमें हमने रानीपुर टाइगर रिजर्व को रखा। जो वाइल्ड लाइफ एडवेंचर है उसको आप यहाँ आकर के चित्रकूट में काफ़ी आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको लगेगा है घूम लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो टूरिज्म ऑफ रिलीजन है, जिसमें सोमनाथ चर मंदिर हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्म, हाँ, मड़फा किला हो गया, इस तरह के प्लेसेस को हमने उसमें रखा है। और तीसरे स्थान पे जो टूरिज्म ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें तुलसी जलप्रपात हो गया, राघव जलप्रपात हो गया, उसमें जो है परानू बाबा का जलप्रपात हो गया, उसमें जो है इस समय कई और जलप्रपात हैं जो जंगलों में है, वो भी स्थान है वहाँ पे, जो हमने इसमें रखा है एनवायरनमेंट में। टूरिज्म ऑफ हिस्ट्री में हमने रॉक पेंटिंग्स रखी हैं, हिस्टोरिकल टेम्पल रखे हैं, यहाँ के जो किले हैं उनको रखा है, चाहे वो नौवा बिहाड़ का किला हो, चाहे वो जो है परासीन का किला हो, चाहे वो मड़फा का किला हो, चाहे वो जो है लौरी का किला हो, चाहे वो चंडेश्वरी देवी का मंदिर हो, चाहे वो क्या कहते हैं कल्याणगढ़ का किला हो, ये सब हमने उसमें रखा है। और इसके बाद जो अंतिम है वो टूरिज्म ऑफ कल्चर है। कल्चर में आदिवासी आते हैं, यहाँ की कोल आते हैं, यहाँ की उनकी परंपराएं आती हैं, दिवाली नृत्य, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोलों के समूह में उन त्योहारों को मनाया जाता है। जब आप दिवाली में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा दिवाली नृत्य खेलते हैं वो लोग, और बहुत ऐसे का लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं जो ख़त्म भी हो रही हैं। तो ये पूरा 5 तरीके का टूरिज़्म 5T के तौर पे हम सौंप रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपने इसके महत्व को समझ के ये प्रश्न पूछा, और बुरी बात यह है प्रकाश जी कि अब तक सारे जिम्मेदारों को मैं मॉडल सौंप चुका हूँ, लखनऊ तक सब ने कहा है कि बहुत बड़ा मॉडल है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जब मैं छोटा सा व्यक्ति चित्रकूट का ऐसे एक मॉडल बना सकता हूँ, तो फॉलो कराने वाले को एक तो प्रतिबद्धता चाहिए। हर होटल्स में आप एक पम्पलेट रखा दीजिए, बुक रखा दीजिए, उसमें आप इस पूरे 5T का प्लान का जिक्र कर दीजिए, हम आपको स्थान दे देंगे वर्गीकृत करके, उसको आप नक्शे में लगा के दे दीजिए। एक ही छोटा सा ही तो काम है, आने वाले का एक हफ्ता हम ले लें,
उसकी जो आय जनरेट होगी उससे चित्रकूट मजबूत होगा। अभी चित्रकूट आने वाला जो व्यक्ति है वो जो है नंगे पांव आता है। चित्रकूट में लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आए जो बड़े लोग हों, पर्यटक समृद्ध होगा, विदेशी पर्यटक आएंगे, और वो नो डाउट तभी आएंगे जब आप इस फिलॉसफी से निकलेंगे कि ये धार्मिक एरिया है। ये धार्मिक नहीं है, ये ऐसा एरिया है जहाँ जीवन का हर रंग बसता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास था चित्रकूट में जरूर, तभी तुलसीदास ने कई पेज इसके ऊपर लिखे। बिल्कुल, तुलसीदास जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। मतलब मैं ये ऋणी हूँ, इस बात का ऋणी हूँ कि एक ऐसा संत जिसको संत शिरोमणि कहा गया, एक ऐसा संत जो निर्विवादित था, एक ऐसा संत जिसने मुगलों के दौर पे मतलब विषम परिस्थितियों में इतने बड़े काव्य की रचना को मजबूत की। और हम भाग्यशाली ये हैं, और आप भी इसलिए भाग्यशाली हैं कि आप उसी धरती से आते हैं। हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम उनकी उस माटी से हमारा संबंध है कि हम राजापुर को महसूस कर पाते हैं। तो बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि तुलसीदास जी की जो लिखी श्री रामचरितमानस है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले। और जो एक विषय मैं आपके साथ रखना चाहूँगा, जो विवाद चल रहा है तुलसीदास जी के स्मारक को लेकर के, वो बेहद खेदजनक है। मतलब अभी भी लोगों को ये लगता है कि हम हड़प लें, हम हड़प लें, हम हड़प लें। मैं कभी भी कलेक्ट्रेट जाता हूँ तो वहाँ पे बस मैं यही भीड़ देखता हूँ कि इसमें हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। जिन्होंने जमीन दी, सारा विवाद हमारे का है, मेरा होना चाहिए। जिन्होंने जमीन दी है, प्रकाश जी, मैं अभी रुपोलिया परिवार के पास बैठा था एक दिन, तो वो बात कर रहे थे, तो उनको कोई दर्द नहीं है, उन्होंने तो दे दिया जमीन। अब उनको लगता है कि ऐसे लोगों के बीच जमीन नहीं फंसनी चाहिए जो सिर्फ इसको हथियाने का काम कर रहे हैं। त्याग उनका गलत हाथों में चला गया। उनका त्याग गलत हाथों में इसलिए भी चला गया क्योंकि कभी इसकी केयर टेकिंग ढंग से हुई नहीं। और मुझे भी लगता है कि जिस दिन राजापुर के लोग चाह लेंगे ये विवाद शांत हो जाएगा, क्योंकि राजापुर की सोच है, तुलसीदास जी का जो ये कार्य था वो तभी संपन्न होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए, और इस विवाद के सहारे जो लोग अपनी बैतरणी पार लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं राजापुर में, प्रकाश जी, जो आगे बढ़ बढ़ के, चाहे वो तुलसी जयंती का कार्यक्रम हो उसमें आगे बढ़ बढ़ के ऐसा प्रयास करते हैं आडंबर करने का कि वही राजापुर की संस्कृति को आगे ले जाएंगे। ऐसे ढकोसलों से बचने की ज़रूरत है। ये लोग रसीद काट काट के सिर्फ अपना पेट मजबूत करने की कोशिश करते हैं। राजापुर की जयंती में कोई भी ऐसा कार्यक्रम या ऐसे लोग नहीं आते हैं जिनसे जन समूह जुड़ पाए। ये तो एक मतलब कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, लेकिन जो हमारी विरासत है, तुलसी की यादें हैं, उसको सहेजने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ना, उसको बचाए रखने का काम किया जा रहा है। मैं तो इसलिए भी गौरवान्वित हूँ कि मैं मानिकपुर की धरती से चल के मैं गया था और मैंने स्वयं प्रसाद मौर्य और बिहार शिक्षा मंत्री मुकदमा दर्ज कराया था। हमें धरना देना पड़ा था 10 घंटे। राजापुर के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि वो सैकड़ों की संख्या में आए थे। वो राजापुर के लोग जो तुलसीदास जी के अगुआ हैं, और हमने सिर्फ इस बात पे मुकदमा कराया था कि किसी भी नेता को ये उसका धर्म नहीं है कि वो हमारे भगवान हमारी आस्था है। और तुलसीदास जी ने लिखा था, उन्होंने सही लिखा, एक चीज सही लिखी थी। उस समय तो ना तो कोई नेता सपोर्ट किया। प्रकाश जी ने पहले ही मंगलाचरण में लिखा, जो 7वां श्लोक है, स्वांता सुखाय के लिए लिख रहा हूँ। तो जब स्वांता सुखाय के लिए लिखा, लेकिन उनके स्वांता सुखाय को आगे करके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं उनकी मानसिकता को इसलिए कहूँगा कि थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें। जब आप राजनीति की चर्चा करते हैं, चित्रकूट की विकास की बात करते हैं, तमाम चित्रकूट की संस्कृत विरासत को सहेजने का बात करते हैं, और इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं कि चित्रकूट का जो मानिकपुर है, बिहार से लेकर के आप पहुंचते हैं लखनऊ की उन गलियों तक जहां बड़ी गाड़ियों और बड़े नेताओं की भरमार होती है। ऐसे में चित्रकूट के नेताओं को क्या खटकते नहीं होंगे आप? बहुत सारा खटकने लगे हैं। हम तो एक बार क्या किए कि एक गरीब व्यक्ति था, उसके लिए आवास की चर्चा कर दी है मानिकपुर। हालांकि आपने रामदास दुबे जी का मानिकपुर से, ये थोड़ा वर्षों पहले का मामला है, 2-3 वर्ष हो गए। तो इसमें भी हमने प्रश्न पूछ लिया था, जनप्रतिनिधि थे, ठीक ठाक प्रश्न था कि आप गरीबों को आवास क्यों नहीं दिला पा रहे। ऐसे ही राजापुर के एक गरीब थे, उनके लिए दोनों प्रश्न मिक्स करके पूछे हमने। तो उस समय के मंत्री और विधायक नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। खैर, समय ने जवाब दिया और उन्हें आवाज़ भी मिला, और उन जनप्रतिनिधियों को भी जवाब मिला, और उन्हें ये भी मौका मिला कि वो अपनी राजनीतिक सोच को और ठीक ठाक कर सकें, बदल सकें। इसके बाद अभी आप मौजूदा समय में देख रहे थे कैसी स्थितियां थी। तो खटकते तो हैं, खटकते इसलिए हैं कि सच को सच बोलते हैं और आम के पेड़ को आम बोलते हैं। जबकि चित्रकूट का जो पैटर्न रहा है, और ख़ासतौर पर मेरे यहाँ का पैटर्न, जो दादुओं का पैटर्न रहा, दादुओं का मतलब ददुआ दादू, यहाँ 2 ऐसे पैटर्न रहे जो आम को आम नहीं कहलाते थे। कहते थे इमली बोलो, तो लोग कहते थे हाँ जी हुजूर इमली बोलेंगे। हम आम को आम ही बोलते हैं। मतलब हमें तो ये गर्व है कि हम जो देखेंगे वही बोलेंगे, चाहे कोई हमारा गला काट दे।
लोगों का एक आरोप भी है कि लोग कहते हैं कि अनुज हनुमत श्रेय ज़्यादा लेते हैं, ऐसा। बिल्कुल, ये चीज़ जो लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो उनका धन्यवाद कि उनको मैं ऐसा लगता है। और मुझे लगता है प्रकाश जी, अभी मैंने एक वीडियो सुधीर जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने शेयर किया था। मैं एक खबर कवर कर रहा था बरधा नदी में मानिकपुर में, और मैं रिपोर्टिंग कर ही रहा था, दिखा ही रहा था कि दो बुजुर्ग नदी पार कर रहे हैं। उस वक्त मैं चाहता तो मैं अपनी रिपोर्ट पूरी करता, और वो पार कर पाते ना कर पाते, बह जाते। नॉर्मल के आप उनको वापस ले आए। पत्रकार को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो और अच्छा है कि लाइव वीडियो में लोग बह गए। लेकिन अनुज हनुमत को श्रेय लेने का इतना बड़ा शौक चढ़ा है कि उसने अपनी उस रिपोर्टिंग को रोका, कट किया अपने पीटीसी को, वॉक थ्रू को, और वो बचाने गया दो बुजुर्गों को। तो ये समस्या है मेरे साथ, इसलिए लोग कहते हैं कि श्रेय लेना चाहता है। मतलब अगर मैं बचाने डूबने वाले को बचा लूं तो मैं श्रेय लेना चाहता हूं, तो गर्व है मुझे फिर ऐसे श्रेय का, अगर दो की जान बच जाती है तो। बाकी तो और कोई ऐसा श्रेय जैसा है नहीं। फिर जहाँ पे गरीब की आवाज़ ना हो वहाँ आवाज़ बन जाना, यानी नेता बन गए आप जी। किसी ऐसे व्यक्ति को अगर नहीं पता कि कैसे अधिकारियों से बात करनी है, एक आईपीएस से मैं लड़ गया था, लोगों ने बोला भगा दिया, आईपीएस ने अनुज को भगा दिया, ऑफिस से भगा दिया। लोग सिपाही से नहीं बात कर पाते। मुझे ये हंसी आई कि एक आईपीएस को कम से कम आंखों के सामने मैं कह तो सका कि आप गरीबों को गाली नहीं दे सकते, आपका पीआरओ गाली दे रहा है। वो पीआरओ आज भी जनपद में पदस्थ है। मैं ऐसे लोगों की मानसिकता पे सवाल करता हूँ। तब मैंने लोग गांधी को भी गाली देते हैं। जो पूरे देश का नेतृत्व करता था, बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने दंडवत होते थे। तो अनुज हनुमत को गाली खाना कहाँ तक बुरा है? गाली दे लें लोग, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो गरीब, असहाय, मजलूम, दलित, वंचित, शोषित जो भी व्यक्ति है वो अपनी ब्लेसिंग्स देता रहे। बरधा नदी के पुल के बारे में आपने कई रिपोर्टिंग की, मेरे समझ से आपने दर्जनों रिपोर्टिंग करती होगी, लेकिन वो पुल अभी तक बना नहीं। लोगों को कहना रहता है कि अनुज हनुमत जो है पाठा के यही बड़े मुद्दा लेके आते हैं और कोई मुद्दा नहीं लाते पाठा का। पाठा में यही सब तो बड़े मुद्दे हैं ना। आश्चर्य की बात तो यही है कि जब मुझे पता लगा उन ग्रामीण अंचलों में कि ये रफ्ते क्यों बनाए गए, तो लोगों ने कई स्टोरियां बताई। कुछ लोगों ने कहा कि जो ददुआ डकैत था वो उस गैंग तक लोग ना पहुंच पाए, या पुलिस ना पहुंच पाए, या बटालियन जो रहती थी पीएससी की वो ना पहुंच पाए, तो वो रफ्ते ऐसे बना के ऐसे बनाए जाते थे, मतलब जैसे गाड़ी ऊपर चढ़े तो ऐसे लाइट दिख जाए। दूसरा, कुछ लोग कहते थे कि पहाड़ी नदियां हैं, बरसात में कभी बढ़ती कभी नहीं बढ़ती। बरधा के साथ एक समस्या है बरधा की कि बरधा को नदी का दर्जा नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं जिम्मेदारों से निवेदन करूंगा कि बरधा को नदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पहाड़ी नदी है मेरे मानिकपुर पाटा क्षेत्र की। और दूसरा, वो जो मार्ग है जहाँ पे हम पुल की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, हास्यास्पद विषय है कि यूपी एमपी दो राज्यों को जोड़ने वाला, दो संस्कृतियों को जोड़ने वाला, यानी कि हमारे उस भूभाग के जो सैकड़ों गांव हैं वहाँ के हजारों लोगों के वैवाहिक संबंध मध्य प्रदेश से हैं, और बाजार के संबंध भी वहीं से, बाजार भी करने वहीं जाते हैं, डभौरा जाते हैं, मऊ गुरदरी में, गुरदरी गांव मध्य प्रदेश में, मऊ जो नाम है वो हमारे जो है वहाँ का मानिकपुर में है, जबकि बोला जो है मऊ गुरदरी जाता है। तो ये जो संबंध होते हैं पारस्परिक, वो उस रास्ते को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और पुराने समय में भी ऐसे रास्ते ही महत्वपूर्ण होते थे महासागरों में, जो उनके व्यापारिक रास्ते होते थे, वैवाहिक संबंध होते थे। तो ये रास्ता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानिकपुर से डभौरा की दूरी बहुत कम है उस रास्ते में, और मऊ गुरदरी में चमरौहा के पास ये पुल जो है उसकी आवश्यकता है। अब कुछ जनप्रतिनिधि बरसात के महीने में लोगों का संपर्क कर जाता है, बड़ी समस्याएं होती हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो ऊंचे पुल जरूरी है। गाँव के कनेक्शन कर जाते हैं बरसात के दौरान, 4-4 महीने में जो बीमार पड़ गया आदमी तो वो आ नहीं पाता इस पार उस पार, और अगर प्रयास करता है तो बहते बहते बचता है, हाथ पैर भी टूट जाते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि प्रकाश इस समय ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी, जैसे कहते हैं नहीं, कोई अगर विकलांग है तो उसको हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करा के उसको व्हील चेयर दे के और एक एडवांस तकनीक से जोड़ें, या कुछ लोग डंडा पकड़ा के बोलते हैं हाँ इसका हल हो गया। कुछ लोग चाहते हैं इस बरधा पुल पे प्रकाश जी कि डंडा पकड़ा दें, यानी कि पीपा के पुल को बना दिया जाए, रपटा को उच्चीकृत कर दिया जाए। इससे हल नहीं निकलेगा। इससे आप अनुज हनुमत क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पिलर का पुल बने, सेतु निगम द्वारा पिलर का पुल बनाया जाए, और पिलर का पुल बना के इसे आगे के 50 साल की योजना पे सोचा जाए। मैंने अभी आपके पिछले सवाल पे बोला था कि दूरदृष्टा नहीं है, 5 साल पे फौरी फौरा वोट पाने के लिए यस लूट लेंगे, थोड़ा सा पैसा और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन एक थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा जज्बा लगेगा। लखनऊ में अगर आप याचना मांगे तो भीख मिल जाती है वहाँ लाखों रुपए की, जनप्रतिनिधियों को ऐसा कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज देके लाखों करोड़ों रुपए आप ला सकते हैं। ये पैटर्न है विकास कार्यों में। यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि वो कुछ करोड़ रुपए नहीं ला पा रहे एक पुल के लिए, और वही घिसी पिटी बात है कि एक रानीपुर में पुल बन गया है। अरे एक पुल बन गया है, दूसरा पुल दूसरी तरफ है, उसको तो बनना चाहिए। तो ये पुल ना बनना यहाँ की राजनीतिक शून्यता को बताता है। यहाँ लीडिंग पावर नहीं है, लीडर नहीं है हमारे पाठा में,
इसलिए वो पुल नहीं बन पा रहा। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि वहां पे सिर्फ पुल बनाने की आवश्यकता है, पिलर के पुल। अगर ये पुल नहीं बना तो सारे जो भी चीजें की जाएंगी वो निरर्थक होंगी, कुछ सालों बाद वो भी बह जाएगा। इसलिए पुल की आवश्यकता है। आपने सुना अभी तक जनपद के चर्चित और बड़े पत्रकार अनुज हनमत को कई समस्याएं जो हमारे जनपद में बनी हुई हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हैं। हालांकि अब देखना यह है कि आने वाले समय में चित्रकूट की जनता कैसे राजनेताओं का चुनाव करती है, या अनुज हनमत राजनीति में जाने के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो क्या चित्रकूट की जनता ऐसे नेताओं को जो डंडा नहीं एक बेहतरीन व्हीलचेयर यानी कि जो समस्याएं हैं चित्रकूट की उनको निस्तारण पूर्ण रूप से निस्तारण करने का जो प्रयास कर रहे हैं या जिनकी मंशा है, क्या ऐसे लोगों का चुनाव चित्रकूट की जनता करेगी? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं प्रकाश ओझा।